सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। हम अभी यहाँ पर लेक्चर 2 देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग ये बेसिकली तुम्हारा लेक्चर 1 का एक कंटिन्यूशन होगा, बिकॉज हम लोग ने लेक्चर 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़े बहुत ही कंसेप्ट कवर किए थे। इधर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाकी के जो भी सब पॉइंट्स है, जो बेसिकली तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कनेक्शन और तुम्हारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो स्पेशली जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम लोग इसको डीपली हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ मैंने इसका PYQs भी मैंने रेडी किया है, बट मोस्टली हम लोग उसको लेक्चर 3 में देखेंगे। ये लेक्चर में हम लोग बस थियरी पे फोकस करेंगे और डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहता हूँ हम लोग ने जो भी हम लोग ने देखा। अभी हम लोग ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ने जब शुरू किया था, हम लोग ने एक आइसोलेटेड कंडक्टर दिया था। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब जो सिंगल है, मतलब जिसको कनेक्ट नहीं किया गया कोई सर्किट से, उसको जब भी हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होता है। इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, है कि नहीं। और ये चार्जेस की वजह से तुम्हारा अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, और हम लोग को ये पता चला कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारे एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होता है। और ये इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर तुम्हारे बैठे हुए, ठीक है। और ये जब इक्वल होता है तो तुम लोग बोल सकते हो कि अंदर तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 0 है अंदर, अगर 0 है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है या मूविंग पे है। फिर हम लोग को पता चला कि नहीं, ये तो मूव हो रहा है, वो भी वेरी फास्ट। वो भी कैसा मोशन? ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, एकदम खतरनाक स्पीड में, एकदम जिगजैग मोशन में तुम्हारा जा रहा है। और ये जो जिगजैग मोशन होने का जो स्पीड है वो तुम्हारा कम से कम 10⁴ से लेकर 10⁵ मीटर पर सेकेंड तक का स्पीड हो सकता है। फिर हम लोग ने ये भी सोचा कि ठीक है, हम लोग ने फिर देखा कि अगर चार्ज अगर मूव हो रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर में तुम्हारा चार्ज मूव हो रहा है, तुम्हारा जिगजैग मोशन में एकदम फास्ट मूव हो रहा है, तो करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम लोग को एक आयरन रॉड को टच करते वक्त शॉक क्यों नहीं लगता? फिर हम लोग ने ये बोला, उसका रीजनिंग ये दिया कि एक आयरन रॉड में आई एग्री कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में कर रहे हैं, बट ये इतना रैंडम होने की वजह से सब अपने वेलोसिटीज कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट रीजनिंग आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो कि भी ये जिगजैग मोशन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये एनर्जी मिल कहाँ से रहा है? वो तुम्हारा थर्मल डिफरेंस या हीट डिफरेंस की वजह से। तुम्हारा वायर 25 डिग्रीज पे होगा, बाहर का टेम्परेचर 32 पे होगा, तो ये जो 60 डिग्रीज का फर्क है इज मोर देन इनफ टू मेक द इलेक्ट्रॉन गो नट्स। तो ये जो थर्मल डिफरेंस है या हीट डिफरेंस है, इसके वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या जिगजैग मोशन कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी मिल रहा है, इसको जो इनिशियल वेलोसिटी मिल रहा है, इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी से बोलते हैं। वो हम लोग ने देखा। फिर हम लोग को क्या पता चला कि ये जो थर्मल वेलोसिटी हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इन सबको अपना रैंडम सा एक थर्मल वेलोसिटी असाइन करेंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग सा थर्मल वेलोसिटी होगा। तो उसके लिए मैंने इधर अपन μ1 μ2 μ3 वो सब लिखा है। फिर हमको क्या पता चला, जो तुम्हारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 होता है। वो क्यों होता है? सिंपल सी बात है, वो ये कि वेलोसिटी इतने रैंडम है कि सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो तुम्हारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर ऑल्सो वन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, बट द एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉट 0। अभी स्पीड 0 क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, स्पीड तुम्हारा क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस तो कवर कर चुका है ना। तो हम लोग इसमें ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा एवरेज थर्मल स्पीड भी तुम्हारा 0 होगा। इतना समझा? अभी फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने बोला कि जो तुम्हारा थर्मल एवरेज वेलोसिटी है वो तुम्हारा 0 है। तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए मैंने n किया है और उसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया है। ये जो इक्वेशन हमको जो आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये यूज करने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन के ऊपर। इतना समझा तो देन इट्स मोर देन इनफ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं? अभी इधर मैंने क्या किया है, इधर मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर को, ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है इसको मैंने वायर और एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, एक वायर और एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। तो इधर अभी देखो क्या होगा। तो समझो अभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ठीक है। इधर ई एक्सटर्नल तो है। तो अगर ई एक्सटर्नल हो रहा है तो चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है भाई। चार्ज एक्यूमुलेशन कर लेते हैं। अब ये चार्ज एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है अगर आपको वो समझना है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हो। लेक्चर 1 पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैंने इसको समझा के रखा ऐसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसा चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। तो
अभी इधर क्या हो रहा है ना, इधर अभी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगा। अभी आप बोलोगे क्यों? दैट इज बिकॉज दिस इज नो लॉन्गर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। यहाँ पर अभी हम लोग ने वायर कनेक्ट किया है। एज सुन एज आपने वायर कनेक्ट किया है, देयर विल बी नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। सो इधर मैं ऐसा लिखता हूँ कि नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू सर्किट। तो यहाँ पर ये जो है वायर के थ्रू ये जो चार्जेस है वो चले जाएंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट मिथ मैं जो तुमको तोड़ना चाहता हूँ वो है बैटरी जो है, इधर जो बैटरी जो है, अच्छा इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलता हूँ, इधर नेगेटिव टर्मिनल बोलता हूँ। बैटरी जो है, ये जो बैटरी है, बैटरी इज, ठीक है, बैटरी इज नॉट अ सोर्स, not a source of what? It is not a source of electrons. It is not a source of electrons. It is source of energy. It is source of एनर्जी। आपको इतना बात समझना है कि बैटरी कभी भी किसी भी चार्ज का सोर्स नहीं है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, नहीं, वो गलत बात है। बैटरी वो इलेक्ट्रॉन को वो पूरे सर्किट में चलाने का जो एनर्जी है वो प्रदान करता है। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि बैटरी चार्ज देता है, नहीं, चार्ज देता नहीं है वो कभी भी। बैटरी वो चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ाने के लिए, पुश करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो देता है अपना बैटरी। तो ये मैंने एक मिथ तोड़ दिया है, ठीक है। तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने भी बोला कि ई एक्सटर्नल तो है और बट ई इंटरनल पैदा नहीं होने वाला है कि नहीं, ई इंटरनल पैदा नहीं होने वाला। अभी वो ई इंटरनल पैदा क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हम लोगों ने सर्किट बना दिया ना। हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने सर्किट बना दिया। तो अगर सर्किट बना दिया है तो फिर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होने वाला, और अगर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होने वाला तो इंटरनल फील्ड क्या होगा? तो ई इंटरनल जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा। और अगर ई इंटरनल मेरा जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा? ई नेट किधर? इनसाइड, है कि नहीं? इनसाइड द कंडक्टर मेरा क्या होगा? इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरा अंदर एक कौन सा फील्ड होगा? अंदर अभी भी ई एक्सटर्नल ही होगा ना, अंदर ई एक्सटर्नल ही होगा जो बाहर है कि नहीं? जो अंदर भी ई एक्सटर्नल ही होगा जो बाहर है कि नहीं? अच्छा, अभी एक बात, अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ सीखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक है और मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर एक है, तो इसको फोर्स किधर लगता है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है कि नहीं? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और ये कितना होता है? QE होता है। F इज इक्वल टू QE के बराबर होता है कि नहीं? अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, है कि नहीं? बट अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको फोर्स किधर लगता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको इधर लगेगा F, किधर लगेगा? इसको माइनस क्यू की ऑपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है तो ये हमको इतना मिला, है कि नहीं? तो मैं यही सेम कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। तो ये जो अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, फील्ड इस तरफ है, तो इसको फोर्स किधर लग रहा होगा? फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स इधर एक F लग रहा होगा ना। तो फोर्स लिखते हैं हम लोग, तो F ऑन इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। F ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा मेरा? F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई होगा, अगर मुझे इसमें वेक्टर में लिखना है तो। अब ये ई कहाँ से आया? क्योंकि ये तो हम लोग क्यू चार्ज होता है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ई लिख दिया, विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इधर मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ठीक है। फिर मुझे पता है कि F को मैं लिख सकता हूँ M इंटू ए वेक्टर, MA, F इज इक्वल टू MA। तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे कितना आ रहा है? माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, ये आ रहा है। और अगर मुझे बस इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो A इज इक्वल टू ई बाई एम, ये मुझे आया रिलेशन, ठीक है। ओके, अभी बात आती है, एक सेकेंड, तो हम बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है वो एक्सेलरेट कर रहा है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेटिंग? एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है स्पीड में, है मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। उसका मतलब तुम थोड़ी देर में वो सर्किट ऑन रखोगे तो एकदम अनगिनत स्पीड हो जाएगा उसका, इसका ये मतलब है। हम लोग ने तो ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज का स्टडी के लिए बोलते हैं ना हम लोग। तो इधर एक्सेलरेशन कहाँ से आया? अच्छा, हम लोग इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इधर अभी हम लोग बस एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो पूरे कंडक्टर है, वो कंडक्टर में तुम्हारे वेरियस, तो क्या है, तुम्हारे वेरियस इलेक्ट्रॉन्स है, वेरियस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वेरियस कर्नल्स है। कर्नल्स मतलब क्या होता है?
मतलब कर्नल्स मतलब देखो ये तुम्हारा Cu है, ये तुम्हारा Cu आयन है, ये तुम्हारा Cu एटम है, सॉरी Cu एटम है। Cu एटम में से फ्री इलेक्ट्रॉन आ किधर से रहा है, ये Cu एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है तो भी क्या होता है Cu प्लस प्लस ई माइनस, ये आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो ये Cu प्लस को हम लोग कर्नल बोलते हैं, ये कर्नल बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं कर्नल। तो तुम्हारे बहुत सारे कर्नल पहले से ही है मेटल में और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो माना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, आई एग्री एक्सेलरेट हो रहा है, बट क्या हो रहा है ना, ये एक्सेलरेट हो रहा है तो समझो ये ऐसा है, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा कर्नल है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होने की वजह से इसका स्पीड वापस से जीरो हो गया। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, और बहुत सारे अनगिनत कोलिजन्स होते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेट हो रहा है, आई एग्री, बट कोलिजन्स भी उतने ही हो रहे हैं। कोलिजन्स किसके साथ, इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और कर्नल के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मैं इधर एक नेक्स्ट लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स accelerates but collides with kernel and other electrons, तो इसके वजह से क्या है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कोलिजन हो रहा है, तो इसका एक एवरेज, तो एक कांस्टेंट एक वेलोसिटी होगा ना, वो पकड़ लेता है। तो इतना कोलिजन होने की वजह से एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेता है, इतना कोलाइड होने के बाद। और दिस कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं आपको थोड़ा इसका सिंपल सा एक ये दे देता हूँ। तो समझो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा इधर कर्नल है, ठीक है, ये मेरा कर्नल है, और फिर ये एक और समझो मेरा एक और कर्नल है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये वापस से कोलाइड हो गया, इसका जीरो हो गया स्पीड। वापस से ये थर्मल वेलोसिटी पकड़ेगा तो इसका स्पीड हो जाएगा μ1, समझ में आ रहा है। और ये वापस से इधर जाएगा, वापस से टकराएगा, और इसका कुछ तो वापस से इसका टकराएगा, एक्सेलरेट करेगा, टकराएगा, कोलिजन होगा, और वापस से इसका जीरो हो जाएगा, और वापस से एक और स्पीड पकड़ेगा, समझो v1। तो ये हो रहा है पूरा कहानी। तो इसका जो पूरा एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसका पूरा ये एवरेज स्मॉल वेलोसिटी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप इतना समझो, इलेक्ट्रॉन ऐसा था, जूम 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 जूम, तो इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया। बट देखो ना, ये इधर से लेके इधर तक बहुत स्पीड में जा रहा है, बट आप अगर देखोगे इधर से लेकर इधर तक जाने के लिए इसको बहुत कम स्पीड लगा है, समझ में आ रहा है क्या। इसको ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, तो ये जो स्पीड है ये तुम्हारे कम से कम 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, और ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, वो मेरा जिगजैग जो करता हूँ वो होगा मेरा 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो जो जिगजैग वाला स्पीड है। बट ये कोलाइड करके जो थोड़ा ड्रिफ्ट होके जा रहा है ना, उसका जो वेलोसिटी है वो मेरा होगा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतना समझा आप लोग को, ठीक है। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम लोग डेरिवेशन के पास। अभी डेराइव करते समय मैं वही कर रहा हूँ, ये देखो, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया और ये कर्नल के साथ कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद ये अगेन हीट डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो ये u1 स्पीड पकड़ेगा, u1 थर्मल वेलोसिटी पकड़ेगा, और ये इधर चला जाएगा। अच्छा, अभी आपको एक और बात समझना है कि दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में जो टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ क्या होता है मेरा, रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो ये होता है मेरा लैम्डा, दैट इज फ्री पाथ। क्या होता है ये, फ्री पाथ होता है, समझ में आ रहा है। तो समझो ये u1 वेलोसिटी पकड़ चुका है एक कोलिजन होने के बाद, और इसको τ1 टाइम लगा, λ1 डिस्टेंस लगा दूसरे कोलिजन के लिए, और ये एक्सेलरेट कर तो रहा है, और ये जो Cu+ है वापस से कोलाइड कर लिया और एक फाइनल वेलोसिटी v1 पकड़ लिया। वैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन की वैसे ही है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इधर गया, कोलाइड किया, और फिर वापस से u2 वेलोसिटी पकड़ा, और फिर इसको समझो τ2 टाइम लगा होगा, λ2 डिस्टेंस कवर किया होगा, और एक्सेलरेट उतना ही किया होगा, और फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। तो मैं ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकता हूँ, और मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सबका एवरेज होता है, तो देखो मुझे तो यही करना है। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना कि देखो v1 = u1 + at,
है कि नहीं, या टाउ लिख सकता हूँ, और फिर v2 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 2 बराबर, ऐसे ऐसे चलते गया तो vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n बराबर। अभी मुझे एवरेज निकालना है इन सारे फाइनल वेलोसिटी का, तो निकाल देते हैं, तो ऐसे ही होगा ना। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 ऑल द वे टू vn होल डिवाइडेड बाई n, है कि नहीं, इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n प्लस एक्सेलरेशन कॉमन निकाल देता हूँ, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 tn तक द होल डिवाइडेड बाई n। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जो मेरा एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो मेरा क्या हो जाएगा, 0, तो ये मेरा 0 हो गया। तो मुझे vd कितना आ रहा है, vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी देखो टाउ मेरा क्या है, टाउ इस टाइम सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में जितना टाइम लग रहा है कि नहीं, तो ये तो मुझे एवरेज निकाल रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। तो ये मुझे यहाँ पर मिल चुका है एक रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी मुझे एक्सेलरेशन का भी मुझे फॉर्मूला मालूम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज vd इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज, और ये मुझे मिल चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अभी इतना हम लोग को समझ में आ रहा है। देखो, तो जो मैंने डिराइव किया उसको मैंने डब्बे में डाल के रखा है। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और vd के बीच में का रिलेशन हमको पता ही है कि अगर समझो ये मेरा कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये कंडक्टर का लेंथ l है, और इसका वोल्टेज वोल्ट मेरा वोल्टेज है, मेरा v है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा, v लग रहा होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है कि ई का वैल्यू क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो मेरा कितना होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ, है ना। ये रिलेशन मैं एक्चुअली इधर से लेके आता हूँ, दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। इसको हम लोग सीखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स इधर से मैं लेके आया हूँ। तो अभी देखो, ये ई इज इक्वल टू वी बाई एल, बस मुझे इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, अगर और फिर ये हो जाएगा वी बाई एल एम टाउ एवरेज। समझ में आ रहा है? तो अगेन अभी ये स्केलर हो चुका है, तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो रिलेशन है। इतना समझा आपको? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे करंट और वीडी के बीच में कितना होता है। अभी करंट है ना, करंट क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। तो आप समझो, इधर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ए, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ए का, और ये दूसरा है, और ये दूसरा है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये दूसरा है, ठीक है, और इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है। इतना बात समझ लो, ये एरिया से लेके ये एरिया तक आने के लिए समझो टाइम टी लग रहा है, और एरिया उसका ए है। तो मुझे चार्ज ढूंढना, कितना पास किया है, तो चलो चार्ज ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बराबर। अच्छा, अभी हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करके एक चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भला क्या चीज़ होता है, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर मैं 1 मीटर का क्यूब लूंगा, 1 मीटर का साइड का क्यूब लूंगा, तो उसमें तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिल्वर की बात करूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव होता है, उसमें तुम्हारा 5.28 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो? मतलब 1 मीटर के क्यूब के अंदर 5.28 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं NV से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, वो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे वॉल्यूम पता चल गया ये बड़े से ये फिगर का, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। मैंने उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कर लेते हैं। तो देखो, तो Q इज इक्वल टू मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुझे इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अभी वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, बराबर।
अच्छा, अभी लेंथ मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे कितने स्पीड से जाएगा, वीडी स्पीड से जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा, तो मुझे स्पीड पता है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना कितना कवर किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, लेंथ मुझे कितना मिल जाएगा? स्पीड मुझे पता है वीडी है, टाइम कितना लगा? टी लगा, तो मुझे लेंथ मिल गया। ब्रेथ, अच्छा अभी ब्रेथ इनटू हाइट मेरा क्या होता है? एरिया होता है, एरिया तो मुझे पता है दैट इज ए, तो ये मुझे मिल चुका है क्या? वॉल्यूम मिल चुका है, ये मेरा वॉल्यूम है। इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मुझे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है? ये इंटू वी डी इंटू ए इंटू टी बराबर, और इंटू ए इंटू ई, खत्म हो गया मुझे क्यू का वैल्यू। अभी क्यू इज इक्वल टू एन वी वी डी ए टी ई। मैं अभी मुझे करंट चाहिए तो मैं टी को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्यू बाई टू मेरा आई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी विच इज इक्वल टू एन वी डी ए ई। तो ये रिलेशन जो मुझे मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप इसको चाहिए तो वी ना जैसे याद रख सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप स्टार मार करके रखो, इसको हम लोग और गहराई से हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग को मिला है, और इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ओम्स लॉ भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एंड ठीक है, हम लोग ये काम करते हैं, इसमें नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को क्या मिला? आई इज इक्वल टू क्या मिला है? वी डी मिला है ई एन वी ए। आपको एक बात जानना है, एन वी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके लिए मैं एन वी लिखा है कि नहीं? अभी देखो इसमें मैं क्या करूँगा कि ये सब कुछ वी डी इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर वी डी के बदले में मैं क्या लिखूँगा? मैं ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? ई वी अपॉन एम एल टाउ एवरेज इलेक्ट्रॉन एन वी ए, है कि नहीं? मुझे क्या मिल रहा है? आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन वी ए टाउ एवरेज, और ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एम एल बराबर। मैं सबको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये आई इंटू एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन वी ए टाउ एवरेज इज इक्वल टू वी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर वो भी एक कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तुम्हारा एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और एक मटेरियल के लिए तुम्हारा टाउ एवरेज भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा चीज़ तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दैट दिस इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बराबर लिख सकता हूँ। एंड दिस इज ओम्स लॉ फॉर यू, तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हम लोग ओम्स लॉ को और गहराई से हम लोग समझेंगे, बट आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू फॉर इतना अटेंशन पे करने के लिए। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन एंड डाउट है, आप वापस से लेक्चर देख सकते हो, इसको थोड़ा रिपीट कर सकते हो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। विल सी यू इन लेक्चर 3। सो बाय बाय, थैंक यू।